रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिया और गोपाल दो भाई थे। हरिया बहुत सीधा साधा था, वहीं गोपाल बहुत चालाक, जिसके चलते अपनी माँ बाप के जाने के बाद गोपाल ने सब कुछ अपने नाम करवाकर अपने छोटे भाई हरिया को घर से बाहर निकाल दिया था। जहाँ गोपाल ऐसे आराम की जिंदगी बिता रहा था, वहीं हरिया अपने ही खेतों में मजदूरी करके गरीबी में दिन काट रहा था। एक दिन वो खेतों से काम करके घर लौटता है। तभी उसकी पत्नी गीता कहती है, आ गए जी आप, पानी लाऊं आपके लिए? हाँ हाँ ले आओ, आज वैसे भी बहुत धूप थी, काम करने का मन नहीं कर रहा था खेतों में। तो घर चले आते, किसी ने जबरदस्ती काम करने को थोड़ी ना बोला था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज खेतों की जुताई बहुत जरूरी थी, वरना हमारी फसल अच्छी नहीं होती। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे उन फसलों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो आपको ही मिलेंगे। मिलना तो सब जेठ जी को ही है। हाँ हाँ ठीक है, अब ताने मत मारो, जाकर मेरे लिए ना पानी लेके आ जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। पता है मुझे कि आप अपने भाई की बुराई या उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी फोटो को मंदिर में लगाकर पूजा करना शुरू कर दो। गीता इतना कहकर रसोई में चली जाती है और हरिया के लिए ग्लास में पानी लेकर आती है। ये पानी कितना गर्म है, ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, फ्रिज में बोतल लगाई है, थोड़ी देर में ठंडा होते ही देती हूँ। ताना क्यों मार रही हो तुम? जब फ्रिज हमारे घर में है ही नहीं तो फिर बोतल किस में लगाओगी तुम? मैं तो घड़े की बात कर रहा था, घड़े का पानी दे दो, अरे वो भी ठंडा होता है। घड़ा भी नहीं है, आज सुबह काम करते हुए मुझसे टूट गया। अब आपको ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा लाना पड़ेगा। क्या किया तुमने? आज फिर नुकसान कर दिया। आए दिन कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो तुम। बेवजह घरे का खर्चा बढ़ा दिया, अब भैया के पास जाके पैसे मांगने पड़ेंगे। हरिया अपने भाई गोपाल के घर जाता है और अपनी मजदूरी की मांग करता है। भैया हो सके तो मुझे आज दिहाड़ी दे दो, मुझे कुछ सामान लेने जाना है घर का। क्या लाना है बताओ? भैया वो बात ये है ना कि आज गीता से पानी का घड़ा टूट गया, और आप तो जानते हैं कि गर्मी कितनी हो रही है, और इतनी गर्मी में बिना घड़े का पानी पिए हम कैसे रह पाएंगे। बस इतनी सी बात? इसके लिए तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पैसे तुम मुझे दे दो और ये लो भंडार घर की चाबी, वहाँ 2-3 मटके रखे हैं, जो पसंद आए वो ले जाओ। भैया आप सच कह रहे हो? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ, अब इतना भी छोटा नहीं है मेरा दिल। भैया आप कितने अच्छे हैं। गीता बिना बात के ना आपसे नाराज रहती है। मैं अभी मटका लेकर जाता हूँ, फिर गीता को दिखाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। हरिया चाबी लेकर भंडार घर जाता है और वहां से मटका लेकर अपने घर आ जाता है। मटका देखकर गीता हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मटके में आंख और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, आप ये क्या उठा लाए? जवानी में आंखें कमजोर हो गई है क्या तुम्हारी? अरे दिखाई नहीं दे रहा, मटका लेके आया हूँ। अब हम ना रोज ठंडा पानी पियेंगे। ठंडा पानी तो जब पियेंगे ना जब इसमें पानी रुकेगा। ये देखो, इसमें किसी ने कलाकारी करके आँख मुंह बनाया हुआ है। गीता जैसे ही मटका घुमाकर हरिया को दिखाने चलती है, तो वो आंख और मुंह मटके से गायब हो जाता है। लगता है तुमने भांग खा रखी है। अरे इसमें कहाँ आंख मुंह है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे तुम ना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जाकर ना इसमें पानी भर के रख दो। और हाँ, ये सब फालतू बातें छोड़ दो। और छोड़ो यार, तुम क्या रखोगी, मैं ही रख देता हूँ। सुनिए, वो मटका वापस कर दीजिए, पानी नहीं रुकेगा उसमें। बिना बात के पानी गिर जाएगा, और गांव का कुआं बहुत दूर है। मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी, देख लेना। हाँ गीता के मना करने के बाद भी हरिया उसमें पानी भर देता है, और थोड़ी देर बाद जब वो मटके से पानी निकालने जाता है तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले इसमें पानी भरा था। क्या हुआ जी, पी लिया ठंडा पानी? नहीं गीता, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो पीऊंगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पानी तो इन्होंने मेरे सामने ही भरा था। कुछ तो बात है इस मटके में। पहले पानी ना टपकना, फिर पानी गायब होना, मटके में मुंह आँख होना, कोई तो बात जरूर है। अब तुम क्या सोचने लग गई हो? कुछ नहीं चल रहा, खाना खा लीजिए।
थोड़ी देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते रहते हैं। एक रोज गीता रात को अकेली सो रही होती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बहू, मेरी बात सुन, मुझे यहाँ से आजाद कर दे। कौन बोल रहा है? बहू, मैं तेरी सास हूँ। मुझे इस मटके से बाहर निकाल। मुझे मेरी सही जगह पहुँचा दे। आवाज सुनकर गीता इधर उधर सर घुमाती है। तभी उसकी नजर मटके पर जाती है जो कि बात कर रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। ये मेरे पति कौन सी मुसीबत उठा लाए हैं? ये कैसा जादुई मटका है जो बोलता है? देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी सास को मेरे जमाना हो गया है। तुम पक्का कोई चुड़ैल हो जो मुझे डराने आई हो। नहीं नहीं बहू, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तेरी सास हूँ। तू एक बार मेरी बात सुन ले। बोलिए, क्या बोलना है आपको? ये मटका कोई आम मटका नहीं है। ये हमारे पूर्वजों को अपनी जमीन में गड़ा हुआ मिला था। जब उन्होंने घर बनवाने के लिए खुदाई करवाना शुरू किया था, इससे वो लोग गरीबों की मदद करते थे। जो गलत नियत से इस मटके को छूता, उसे इसमें राख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मटके के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आप इस मटके में कैसे आई? मैं ये राज तेरे जेठ को बताने जा रही थी। तभी मैंने उसे किसी से बात करते सुना कि वो सारा खजाना मिलते ही गरीबों की मदद करने की जगह उन्हें बेचकर खुद मुनाफा कमाएगा। सच्चाई जानने के बाद मैंने गोपाल को ये राज बताने से मना कर दिया, जिसके चलते उसने मुझे मार डाला। और इस बात से अनजान कि पूर्वजों से मिला खजाना इसी मटके के अंदर है, वो मेरी अस्थियों को इसमें कैद कर चुका था, ताकि मैं जिंदगी भर तड़पती रहूं, जैसे वो खजाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? माना जेठ जी पैसे के लालची हैं, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं कि वो अपनी सगी माँ की जान ले सकते हैं? मैं उसकी सगी नहीं, सौतेली माँ हूँ। मेरे साथ ये राज भी चला गया। अब अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास ना हो, तो अपने पति को अपनी कसम देकर पूछियो ये सारी सच्चाई, तब तुझे विश्वास हो जाएगा। मुझे याद करके इस मटके में हाथ डालना, तुम्हें मेरी अस्थियां मिल जाएंगी। तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। हरिया के आते ही वो उसका हाथ अपने सर पर रखती है और अपने जेठ और अपनी सास के रिश्ते के बारे में पूछती है, जिस पर हरिया उसे सच बता देता है, जिसे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सास सब कुछ सच बोल रही थी। जिसके बाद वो हरिया को रात की सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये मटका एक जादुई मटका है। लेकिन मुझे ना तो माँ की आवाज सुनाई दे रही है, ना दिखाई दे रही है। जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, वो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही? हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि आप अपने बड़े भैया पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। कहीं आप उन्हें सब बता ना दे। शायद तुम सही कह रही हो। भैया ने सिर्फ धन दौलत के मामले में ही नहीं, अपने रिश्तों में भी धोखा दिया है। लेकिन मैं अपनी माँ को मुक्ति दिलाऊंगा। आप सही कह रहे हैं। गीता अपनी सास को याद करके जैसे ही उस जादुई मटके में हाथ डालती है, उसे उसकी सास की अस्थियां मिल जाती है। जिसके बाद दोनों उसे ले जाकर गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। और जब घर आकर देखते हैं तो पूरा मटका सोने चांदी से भरा होता है, जिससे वो अपनी परेशानियां दूर करने के साथ साथ गांव की गरीबी को दूर करने में भी मदद करते हैं। कुछ समय में हरिया अपने खुद के खेत, बड़ा घर सब कुछ ले लेता है। गोपाल को जब ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो हरिया के पास आता है। जब से तुम मेरे घर से वो मटका लेकर आए हो, मानो तुम्हारे हाथ खजाना लग गया हो। जिनको खुद खाने को नसीब नहीं होता था, अब वो गरीबों की मदद कर रहे हैं।
मुझे मेरा मटका वापस कर दो। भैया आपको वो मटका वापस नहीं करेंगे। मैं वो मटका लेकर ही जाऊंगा, वरना तुम सच सच बताओ कि इस मटके का क्या राज है। कभी नहीं, हम आपको कभी कुछ नहीं बता सकते। हरिया की बात सुनकर गोपाल मटका लेकर भाग जाता है। हरिया और गीता भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। भागते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और उसका सर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे गोपाल की मौत हो जाती है और गरीब के जादुई मटके का राज राज ही रह जाता है। सोनिका अपने घर में बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपनी सास मेघना और पति आरव के साथ बिता रही थी। उसका एक देवर भी था जिसके लिए वो लोग लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी विषय पर बात करते हुए एक दिन सब घर वाले चाय पर चर्चा कर रहे थे कि मेघना अपनी बहू सोनिका से कहती है, बहू तू ही इसको कुछ समझा। मैं तो कह कह कर हार गई कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम उसी से इसकी शादी कर देंगे। उम्र निकली जा रही है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे वाह देवर जी, ऐसी माँ आखिर आपको कहाँ मिल गई? देखो कोई पसंद है तो बता दो, अभी भी मौका है। अगर ये हाथ से चला गया तो हाथ मलते रह जाओगे। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें करती हो। अगर मुझे कोई पसंद होती ना तो अब तक ना मैं उसके गले में माला डालकर ना उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देता। जब कोई पसंद ही नहीं है तो किसी से भी शादी थोड़ी कर लूंगा। आप सब लोग मेरे भाई के पीछे मत पड़ो। जब उसका मन होगा तब वो खुद शादी कर लेगा। ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आप तो रहने ही दीजिए, खुद तो 35 की उम्र में शादी की है, अब चाहते हो कि भाई भी बूढ़ा होकर शादी करे। सब लोग ऐसे ही बहस करते रहते हैं और ये सब देखकर राहुल वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद सोनिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और जांच के बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सब सुन के पूरा घर बहुत खुश होता है। जिसके बाद एक दिन सोनिका अपनी सास मेघना के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मुझे तीसरा महीना चल रहा है। हाँ बहू, ये मैं जानती हूँ और अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसलिए माँ जी मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को यहाँ बुला लूं कुछ महीने के लिए। आप तो जानती हैं कि मुझसे इतना काम नहीं होता है और देवर जी देवरानी लाने से रहें और आप खुद भी सारा काम नहीं कर पाएंगी। हाँ बहू, बात तो तेरी सही है। इस उम्र में मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है जो मैं घर संभाल सकूं। तू अपनी बहन को बुला ले, वो आएगी तो तेरी मदद भी कर देगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। जिसके बाद मोनिका घर आकर घर को अच्छे से संभालती है और ना ही सोनिका को कोई काम करने देती है और इसी के साथ ना ही मेघना को। मोनिका का स्वभाव देखकर मेघना के दिल में उसे बहू बनाने की इच्छा आती है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी मेघना को पसंद करने लगा था और सबसे छुपकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। एक दिन दोनों छत पर बातें कर रहे थे कि तभी सोनिका उन्हें देख लेती है और सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, क्या बात है देवर जी, ये सब क्या चल रहा है चुप चुप के? नहीं नहीं दीदी, आपका वहम है, हम तो बस बात करने आए थे। हाँ भाभी, मौसम अच्छा था और हमने सोचा ना थोड़ी बात कर ले और ना थोड़ा टहल भी ले। आप गलत समझ रही हैं। अरे मुझे सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है आपको मेरी ही बहन पसंद आ गई है। क्या कहते हैं आप? देवरानी जेठानी का एक ही मायका हो जाएगा, मंजूर है? बोलो तो मैं बात चला दूं। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं और सोनिका दोनों के रिश्ते की बात सबको बताती है। पूरा घर राजी हो जाता है। एक दिन उनकी पड़ोसन सोनम मेघना से मिलने आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? तो अपनी बहू की बहन से ही अपने बेटे की शादी करवा रही है। पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। क्यों? इसमें क्या बुराई है? दोनों मिलकर खुश रहेंगी। देख मेघना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आवाज करते हैं और ये बर्तन तो एक ही घर के होंगे, यानी देवरानी और जेठानी का एक ही मायका होगा। दोनों मायके साथ जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? और दोनों बहनों ने साथ घाट करके तुझे घर से ही बाहर निकाल दिया तो मेरी मान तोड़ दे ये रिश्ता। अभी देर नहीं हुई है। मेरी मौसी की बेटी है पलक, मैं राहुल से उसकी बात चलाती हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में तुझे सोच के बताऊंगी, मुझे थोड़ा सोचने दे। मेघना के ये बोलते ही सोनम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मेघना चाह कर भी राहुल की खुशी देखकर ये रिश्ता तोड़ नहीं पाती और मोनिका शादी करके उस घर में आ जाती है। और एक दिन सोनम फिर से मेघना के घर आकर उसे भड़काती हुई कहती है,
क्यों मेघना, तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सोनम तू ही बता कि कुछ भी मेरे बेटों की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना। जब बड़ा बेटा अपनी पसंद की लड़की लाया तो क्या छोटे से मैं ये हक छीन लेती? ये कहाँ का इंसाफ होता? अरे अब जो तेरी बहू तेरे साथ करेगी उसका क्या, अब तो देख दिन में तारे। अब तो देवरानी जेठानी का एक मायका है, दोनों मिलकर मुझे नाच नचाने वाली है। खैर जो भी हो, कुछ भी मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। इतनी उम्र तो कट ही गई है, अब ये भी झेल ही लूंगी। कोई बात नहीं सोनम, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। सोनम ये बोलकर चली जाती है और मेघना फिर उसकी बात अपने दिल पर बैठा लेती है। एक दिन वो रसोई में आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू आज दिन के खाने में तुम मटर पनीर बना देना और रात को कढ़ी, ठीक है ना? पर माँ जी अभी के लिए तो मैंने दाल चावल बना दिए हैं ताकि हल्का रहे। और रात के खाने के लिए मैंने छोले भिगो दिए हैं। अगर कढ़ी बनाई तो वो खराब हो जाएंगे। आपकी कढ़ी मैं कल बना दूंगी। ये सुनकर मेघना की आंखें भर आती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू उसकी दोनों बहुएं भी देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसकी कमरे की तरफ आने लगती है। सही बोला था उस पड़ोसन ने, एक घर की दो बेटी बहू बनाकर लाने से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरा अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेघना की ये बात उसके पीछे कमरे में आती हुई उसकी दोनों बहुएं सुन लेती हैं और कहती हैं, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ आप गुमसुम सी रहती हैं, ना किसी से ज्यादा बात करती हैं और ना ही अपने कमरे से बाहर आती हैं। और अभी हम दोनों ने खुद देखा आप रो रही थी। और आपकी बात भी सुन ली हमने। क्या बोल कर गई है आपकी वो पड़ोसन सहेली आपको? बताइए हमें। कुछ नहीं कहा बहू उसने। शायद अब देवरानी जेठानी का एक ही मायका है, तो मुझे ही ये बात समझनी होगी कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर को मिलकर अच्छे से संभाल सकती हो। यहाँ तो मुझे चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना चाहिए या किसी आश्रम चले जाना चाहिए। माँ जी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ये घर छोड़कर जाना चाहोगे और हम आपको जाने देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। माँ जी बच्चे जितने भी जिम्मेदार हो जाए, बच्चों को बड़े की छाया तो हमेशा होनी चाहिए ना। आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपने ही हमें इस घर की बहू बनाया है और हमको इतना अच्छा परिवार मिला। आप नहीं होते तो हम सब नहीं होते। माँ जी आपने पड़ोसन की बातें देखी और अपनी खुद की बहू का स्वभाव नहीं देखा। हम और दीदी आपको अपनी माँ जैसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। मेरी बहुओं मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को कितना गलत समझ रही थी। मैं बस पड़ोसन के बहकावे में आ गई थी और तुम दोनों की योग्यता पर शक किया। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी आप माफी नहीं मांगिए, बस वादा कीजिए किसी बाहर वाले के कहने पर आप हम दोनों या किसी भी परिवार वाले को गलत नहीं समझेंगे। मैं वादा करती हूँ बहू। इस तरह मेघना का वहम उसके दिल से निकल जाता है कि देवरानी जेठानी का एक मायका होगा तो उसकी पूछ कम हो जाएगी। सोनिका और मोनिका भी अपना वादा निभाते हैं और हमेशा अपनी सास को अपने सराखों पर बिठा कर रखते हैं। अपर्णा शादी में जाने के लिए तैयार होकर अपनी माँ को बुलाती है तो उसकी माँ अपने कमरे से शगुन के लिफाफे में 500 रुपए डालते हुए आ रही थी। जैसे ही अपर्णा की नजर 500 के नोट के ऊपर जाती है, तभी वो अपनी माँ के हाथ से पैसे और लिफाफा लेते हुए कहती है, माँ आपके रिश्तेदार की शादी नहीं है जो शगुन में 500 रुपए का पत्ता दे रही हो। अरे तो क्या हुआ, पड़ोसन भी तो अपनी करीबी ही है और वैसे भी अपने घुटनों के दर्द के चलते मैं उनकी शादी के कामों में मदद भी तो नहीं कर पाई, तो फिर इतना शगुन देना तो बनता है ना। क्या बनता है ना? अरे ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो अपनी बेटी को दे दो, परायों पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ अपने घर की शादी नहीं है इसलिए पराई शादी में अब्दुल्ला मत बनो। मैं लिफाफे में 200 रुपए डाल देती हूँ, बहुत है। शादी के शगुन में क्या अपना क्या पराया पड़ना। ओहो आप तो कुछ समझती ही नहीं हो, चलो देर हो रही है। इतना कहकर अपर्णा लिफाफे में से 500 का नोट निकालकर उसमें 200 का नोट रख देती है और अपनी माँ के साथ शादी में जाने के लिए निकल जाती है। हालांकि अपर्णा लड़की तो बहुत समझदार थी,
लेकिन बात बात पर अपनों और परायों में बहुत फर्क किया करती। एक रोज वो कॉलेज से घर जा रही थी। तभी रास्ते में वो कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर रुक जाती है और शॉप के अंदर जाते हुए वो एक रोनित नाम के लड़के से टकरा जाती है। तो रोनित उससे कहता है, डोंट माइंड, हाँ मैंने जानबूझकर नहीं किया। डोंट वरी, मैं परायों की बातों और हरकतों को माइंड करने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। ओह हेलो मैडम, ये किस एटीट्यूड में बात कर रही हैं आप? मैंने प्यार से कहा तो आप भी प्यार से जवाब दे सकती थी ना। सॉरी, मेरे पास फालतू प्यार नहीं है अजनबी लोगों पर बांटने के लिए। वो बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी शॉप से बाहर निकलता है और अपर्णा के पीछे से निकलते हुए उसे धक्का दे देता है। तो अपर्णा खुद को ना संभालते हुए रोनित की बाहों में जा गिरती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अपर्णा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तभी रोनित उसे कहता है, क्या हुआ? एक अजनबी की बाहों में गिरकर मजा आ रहा है क्या, जो उठने का नाम नहीं ले रही हैं आप? उसकी बात सुनकर अपर्णा उससे दूर हट ही रही थी कि तभी रोनित उसे छोड़कर चला जाता है और वो सड़क पर बैठ जाती है और गुस्से में रोनित को घूरते हुए मन ही मन बहुत बुरा भला कहती है। इस बात को हुए 1 महीना गुजर गया था। हर माता पिता की तरह फूलवती भी अपर्णा के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। एक रोज फूलवती अपर्णा को एक नया सूट देकर कहती है, ये मैंने खास तेरे लिए सिलवाया है। थैंक यू माँ, ये बहुत सुंदर है। पता है, ऐसा ही सेम सूट मैंने बुआ को मुझे दिलाने के लिए कहा था, लेकिन वो हाँ करके भूल भी गयी। और आज देखो, आपने मुझे लेकर ही नहीं बल्कि इतनी अच्छी तरह सिलवा कर भी दिया। सच में माँ, अपने तो अपने ही होते हैं। हाँ तो फिर अपने की एक बात मान, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है मैंने। बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी अच्छा कमाता है और अच्छी बात तो ये है कि तेरी फोटो देखकर ही उन्होंने हाँ कर दी है। अब तू भी अपनी माँ की पसंद पर भरोसा कर और उनके सामने रिश्ते के लिए हामी भर दियो। क्या माँ, यू अपना अपना कहकर मुझे जल्दी ससुराल भेजकर पराया करना चाहती हो? खैर, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। इतना कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। फूलवती उनकी आओ भगत करती है और जैसे ही अपर्णा लड़के को देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जिसे उसकी माँ ने उसके लिए पसंद किया था वो लड़का रोनित था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रोनित सबसे अपर्णा से अकेले में बात करने को कहता है। तभी दोनों अलग से जाकर बात करते हैं। मैं सोच ही रही थी कि मेरी फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कहने वाला लड़का आखिर हो कौन सकता है, और अब पता चल रहा है। माना हमारी पहली मुलाकात थोड़ी खराब थी, लेकिन तुम लड़की बुरी नहीं हो, इतना तो मैं समझ गया। तो कहो, इस अजनबी को अपना बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो अजनबी को पति बनाकर उसे सताने का है। इतना कहकर दोनों शर्माकर मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह दोनों की रजामंदी होने पर रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है और ससुराल में अपर्णा अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी कि एक रोज उसके घर सिया नाम की लड़की अपना सूटकेस लेकर उनके घर आती है और आते ही अपर्णा की सास निर्जला के गले लग जाती है। ये देखकर अपर्णा कहती है, सासू माँ, मुझे तो आपने इतनी प्यार से कभी गले नहीं लगाया जितना इस पराई लड़की को लगा रही हो। अरे बहू, ये कोई पराई नहीं बल्कि तेरी ननंद है, सिया, मेरी बहन सुलोचना की छोटी बेटी। हाँ भाभी, और आप जलिए मत, मैं जब भी आती हूँ तो मौसी जी को ऐसे ही गले लगा लेती हूँ। अच्छा भाई कहाँ है? कुछ देर रुक जा, वो ऑफिस से आता ही होगा। बहू, सुबह मैंने तुझे कमरा साफ करने को कहा था, हो गया ना? हाँ हो गया, लेकिन वो बड़ा कमरा इसके लिए है। और क्या, अब से सिया हमारे साथ ही रहेगी। आज कुछ बढ़िया सा बना ले खाने में। आजा सिया बेटी, मैं तुझे कमरा दिखाऊं। निर्जला सिया को अपने साथ ले जाती है और अपर्णा भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अपर्णा पौधों को पानी दे रही थी और रोनित बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी सिया अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है और सामने देखती है कि एक छोटा बच्चा गली में घूम रहा है। तभी सिया कहती है, भाई देखिए ना, वो छोटा बच्चा ऐसे ही रोड पर घूम रहा है, किसी गाड़ी से टकरा गया तो? अरे ये तो बगल में रहने वाली अंजना जी का बच्चा है। रुको, मैं यहाँ उसे लेकर आता हूँ। आपको क्या करना है? वो अपना बच्चा नहीं है, पड़ोसी का है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? भाभी आप क्या अपना पराया कर रही हैं? छोटा बच्चा है, रोड पर अकेले खेल रहा है, उसके साथ किसी का होना जरूरी है। देखो, तुम फालतू का भाषण ना ही दो तो अच्छा है। मैं अपनों की नहीं सुनती हूँ तो तुम्हारी कहाँ से सुन लूंगी।
सिया खुद ही जाकर उस बच्चे को सड़क के किनारे ले आती है। तभी उसकी माँ उसे वहाँ आकर ले जाती है। शाम को खाने के समय रसोई में अपर्णा सबके लिए प्लेट में खाना लगा रही थी। तभी उसकी सास निर्जला आती है और थाली में रखे खाने को देखकर कहती है, बहू ये इन रोटियों में भी तो घी लगा दे। सासू माँ, वो प्लेट सिया की है, वो खा लेती है ना बिना घी की रोटियाँ। जाओ आप उसे दे आओ। बहू तू जैसे देगी वो खा ही लेगी ना, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना, लगा दे इसमें भी घी, तेरी ही ननद है। सासू माँ, सगी ननद नहीं है जो उसे घी वाली रोटियाँ परोसूं, पर आई है, चली जाएगी कुछ दिनों में। और वैसे भी घी ना खाने से वो दुबली नहीं हो जाएगी। बहू ये क्या हर वक्त अपना पराया करती है, इंसान सही होना चाहिए, फिर वो अपना हो या पराया, समझी। इतना कहकर निर्जला वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपर्णा में कहाँ कोई बदलाव आना था। एक हफ्ते बाद अपर्णा शाम के समय राशन लेने के लिए निकलती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना पर्स लाना भूल जाती है और वो नुक्कड़ की दुकान ना जाकर बाजार की तरफ चली जाती है। वहीं किसी दुकान से सारा राशन का सामान लेती है। फिर पैसे देने के समय पर उसे अपना पर्स नहीं मिलता और वो खुद से कहती है, ओह नो, पर्स तो लाई ही नहीं, अभी मैं पेमेंट कैसे करूं? क्या हुआ मैडम, सामान लेने निकली हो लेकिन पैसे नहीं है, पागल बना रही हो क्या? ऐसा नहीं है भाई साहब, वो मैं अपना पर्स घर पर भूल गई और ऑनलाइन पेमेंट के लिए मेरे यूपीआई में पैसे नहीं हैं। आप रुकिए, मैं अभी किसी को कॉल करती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास और उसके पति को कॉल करती है, लेकिन दोनों का फोन बंद था। तो वो अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि किसी सत्संग में आई थी। हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। हेलो, कुछ सुनने में नहीं आ रहा मुझे। माँ सुनो, कुछ पैसे लेकर बाजार वाली दुकान पर आ जाओ, जरूरी है। अरे कहाँ आना है, देख अभी कहीं नहीं आ सकती, बाहर हूँ। हेलो 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 माँ माँ। इतने में ही कॉल कट जाता है। अपर्णा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दुकानदार भी उसे घूरने लगता है। तभी सिया वहाँ से रिक्शे में जा रही थी, तो अपर्णा उसे रोककर सारी बात बताती है, जिसके बाद सिया सारे सामान की ऑनलाइन पेमेंट करती है और अपर्णा को चैन की सांस आती है। ये बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वो अपर्णा से कहती है, देखा समय पर तूने अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन काम कौन आया, तेरी ननद, जिसे तू हरदम पराया कहती रही। हाँ सासू माँ, मुझे समझ आ गया कि अपना पराया कुछ नहीं होता, इंसान सही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।